हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सब कि हमारे कंट्री के अंदर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, लॉन्च का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि कैबिनेट ने तो इसे मंजूरी दे दी है। मतलब जो हमारे देश के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं तो उन्होंने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये प्रपोजल बिल्कुल एक्सेप्ट हो चुका है। लेकिन अभी कंट्री के अंदर ये लागू नहीं हुआ है। तो अभी ये लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर आ जाएगा और वहां पे पास होगा तो फाइनली फिर ये कंट्री के अंदर भी लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पूरी तरीके से तो मतलब अब देखा जाए तो अभी ये नहीं आया है। ठीक है, अभी जस्ट ये प्रपोजल की तरह समझा जाए। तो अभी ये जो ये बच्चे कह रहे हैं कि सर 10th में जो है, जो कह रहे हैं कि सर मेरा बोर्ड खत्म हो गया, या 12th वाले कह रहे हैं कि सर हमारा सिलेबस और कम हो जाएगा या फिर से वापस आ जाएगा, या हम कोई नए सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अभी इस साल के लिए अभी तक इसके लिए कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, अभी बस ये एक ऐसा प्रपोजल है। तो ये अगर आगे आएगा तो अगर नेक्स्ट सेशन से इसका ज्यादा आने के चांस है। इस सेशन में जो हो चुका है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो जैसा भी चल रहा है तुम्हारा इस सेशन का उसमें वैसे ही चांस है, जब तक कि कोई फर्दर नोटिफिकेशन ना आ जाए। ठीक है, तो अभी टेंशन वाली बात नहीं है। और जो भी अगर कोई अच्छी चीज, जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब तुम्हें अब आगे देखने को मिलेंगी। तो अब मैं कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ कि क्या क्या मेन मेन चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं बात करता हूँ, देखो तुम जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी जो, तो ये एचआरडी मिनिस्टर माने जाते हैं। ठीक है ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर। लेकिन अब एचआरडी को इन्होंने क्या बना दिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया है। तो ये बस एक फैक्ट था जो तुम्हें पता होना चाहिए था। इससे ऐसा तुम्हें इतना कुछ वैसे ये चेंज क्यों किया है, क्योंकि इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। तो इसके ऊपर पहले से बहुत लोगों को इशू रह चुका है, पहले 19 सेंचुरी में भी रह चुका है कि हम ह्यूमन को एज अ रिसोर्स की तरह देख रहे हैं, तो ह्यूमन के साथ रिसोर्स लगाना तो ये सही नहीं है। तो इसलिए फाइनली अब इसको एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया है। राजीव गांधी के टाइम पे एचआरडी नाम दिया गया था, फाइनली अब इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक छोटा सा हाईलाइट है। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो हमारे पास एक नया फॉरम हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, और इसका नाम है मेरे पास NETF। सो इसका नाम है, मैं जैसे NTA आया था राइट, पहले ये CBSE ही तुम्हारा मेडिकल और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम करवाता था। लेकिन तो वो कौन करवाता है अब, NTA, पहले CBSE करवाता था। तो इसी तरह, और पहले बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के, जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं तो उनका अपना बोर्ड है, वो तो अभी भी है। लेकिन बहुत सारे मेडिकल पहले अपना ना करवाते थे, जम्मू कश्मीर बोर्ड हो गया, ठीक है, या हमारे पास ये तेलंगाना हो गया, या उत्तर प्रदेश हो गया, यो PMT हो गया, CPMT, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के हमारे PMT थे जो अलग बोर्ड करवाते थे। लेकिन फिर इसको बाद में NTA कर दिया गया, अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है जो करवाती है। इसी तरीके से मेरे पास एक NETF बनाया गया है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो कि टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को देगा। जैसा कि आई गेस तुम लोगों ने सुन लिया होगा कि अब 6 क्लास से ही तुमको कोडिंग सिखाई जाएगी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो होती हैं। तो क्योंकि इसका काफी ज्यादा यूज होता है, आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका यूज है। तो ये कोडिंग में अब 6 क्लास से, जैसे हम सबको पता है, बच्चे यूजुअली 9 से 11 से, और मोस्टली जिनके पास नहीं होता है वो कॉलेज में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, CS लेंगे, IT लेंगे, सॉफ्टवेयर लेंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट का ये प्रयास रहेगा कि अब 6 क्लास से ही वो कोडिंग देंगे। ठीक है, और अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करता हूँ, तो तुम्हें पता है इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे मान लो अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले रहा है तो किसी का सिलेबस कुछ और है फर्स्ट सेमेस्टर का, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ और है। तो अब इसकी वजह से जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सबका सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, चाहे प्राइवेट में लो चाहे गवर्नमेंट में लो, तो उन सबका सिलेबस पूरा सेम माना जाएगा। सेम माना जाएगा मतलब कि सेम ही सिलेबस होगा। ठीक है, तो ये अपने आप में ये भी एक अच्छा स्टेप है जो कि पहले नहीं था। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास एक सिंगल अथॉरिटी होगी राइट, तो मेरे पास यहाँ पे जो है हमारे पास देश के अंदर, तो सिंगल रेगुलेटर अथॉरिटी है हमारे पास। ठीक है, जो कि हायर एजुकेशन को देखेगी, कॉलेज की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास एक ही बॉडी होगी। जैसे अभी हमारे पास बहुत सारी बॉडीज हैं, UGC होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, ऐसी AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, ऐसी बहुत सारी हमारे पास काउंसिल्स हैं। तो ये अलग अलग एजुकेशन का देखती हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन देख रहा है, कोई मेडिकल देख रहा है। तो अब हमारे पास एक ही सिंगल रेगुलेटर बॉडी होगी। ठीक है, और वही पूरे कंट्री का देखेगी। और एक कॉलेज वाले बच्चों के लिए खास बात है, जैसे यूजुअली लोग बैचलर्स करते हैं अपनी 12th के बाद, फिर मास्टर्स करते हैं, और जिनको रिसर्च में जाना होता है तो कुछ लोग MPhil भी करते हैं, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, MPhil।
तो ये एमफिल यूजुअली जो सबसे अच्छा जो एमफिल माना जाता है वो जेएनयू को माना जाता है, ठीक है। अब इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है कि अब आप एमफिल ना करें, डायरेक्ट आप पीएचडी में ही जाएं। तो एमफिल के बाद कुछ लोग पीएचडी करते थे, तो वो एमफिल मास्टर्स ऑफ फिलोसफी रिसर्च होता था, अब इस रिसर्च को हटा दिया गया है। करना है तो अब डायरेक्ट पीएचडी में जाएं, एमफिल की अब कोई नीड नहीं है। तो एमफिल जैसे कोर्स अब फाइनली यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो ये डिसीजन है। इसी के साथ अब जैसे कि हमको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज टॉप में आती हैं, ठीक है। तो इंडिया में जैसे आईआईएससी आईआईटीज हैं, और बाकी जितनी भी है वो फॉरेनर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप 100 के अंदर आती हैं। तो अब इंडिया के अंदर भी बहुत क्वालिटी की एजुकेशन हो, तो इसी के लिए जितनी भी बाहर वाली यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप 100 में आती हैं, तो उन्हीं की ब्रांच स्थापित करने के लिए, उन्हीं की ब्रांच इंडिया में लाने के लिए भी प्रपोजल है। तो यहीं पर ही ऐसा बोला जा रहा है कि 100 फॉरेन कॉलेज बनाए जाएंगे, ठीक है। जो इसका मतलब है कि जो बाहर के कॉलेजेस हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनकी ब्रांच इंडिया में भी आएगी, ठीक है, ताकि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो 100 फॉरेन कॉलेजेस यहाँ पे लाने की बात की जा रही है इसके अंदर। तो वैसे ये जो हम देख रहे हैं पॉलिसी, ये बहुत अच्छी पॉलिसी, ये 30 साल बाद आई है, ठीक है। तो 30 साल बाद आई है, तो अभी तो ठीक है, अभी तो बेसिकली अनाउंसमेंट है। तो अगर मैं 30 ईयर्स की बात करूं, तो देखा जाए तो ये 30 साल बाद आई है, और इसमें बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। अभी अनाउंसमेंट है, ग्राउंड वर्क पे आने के लिए अभी इसे टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी बस ये पॉलिसीज है जो तुमको डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुमको फायदा देंगी। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि 10 फॉरेन कॉलेजेस अगर आते हैं। अब जानते हैं अगर कॉलेजेस आ रहे हैं तो ये एकदम जल्दी नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे करके होगा, लेकिन होगा, मुझे उम्मीद है ऐसी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है बहुत। अब कुछ एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये भी कि संस्कृत वाली लैंग्वेज को, जैसे हमारे पास इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, तो ऐसे एक थर्ड लैंग्वेज भी बनाई, मतलब थर्ड लैंग्वेज को भी एक काफी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि संस्कृत को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो इंडिया के अंदर संस्कृत भी बच्चे चूज करें, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ सांस्कृतिक काइंड हमारे ट्रेडिशनल चलती आ रही है, तो ये रहे, मेंटेन रहे, तो संस्कृत को भी काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी इस पॉलिसी के अंदर, ठीक है। अब सेवेंथ देखा जाए तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आईआईटीज जो है जो काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, राइट, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, ठीक है। एनएसआईटी हुआ, डीटी हुआ, एनआईटीज हुए, ठीक है। तो ये और आईआईटीज हुए, तो ये काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को अब बेसिकली ये साइंस स्ट्रीम वालों के लिए ज्यादा होती है, लेकिन आईआईटीज के अंदर एमएससी के लिए भी लोग जाते हैं, ये भी साइंस स्ट्रीम के लिए ही है। तो अब ऐसा बोला जा रहा है कि आईआईटीज में सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, तो जो आर्ट्स के कुछ कोर्सेज हैं, तो एक काइंड ऑफ होलिस्टिक अप्रोच बनाने की कोशिश की जा रही है कि आर्ट्स वाले बच्चे भी इनके अंदर जा सकें और कुछ ना कुछ अपनी मनपसंद के कोर्स भी वो ले सकें। क्योंकि अब जैसे कि तुम जानते हो आर्ट्स वाले सिर्फ आर्ट्स वाले सब्जेक्ट तक रह जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब साइंस वाले चाहे तो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और आर्ट्स वाले चाहे तो वो साइंस के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं 11th के अंदर, ठीक है। तो अब इतनी लीनियंसी दी जाएगी, कोई ऐसे स्ट्रीम अब नहीं रह गया है आर्ट्स कॉमर्स साइंस के बीच में, अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है, ठीक है। तो जिसको जो भी सब्जेक्ट लेना है, अभी वैसे इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिसको डांस अच्छा लगता है वो डांस ले, जो पियानो बजाता है या जिसको भी सिंगिंग में है, तो हम चीजें ये सब ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन ये तभी हो पाएगा ना जब स्कूल वाले ऑफर करेंगे। अपने आप सेल्फ स्टडी करने से थोड़ी कुछ होगा। तो ये स्कूलों को ऐसे नोटिफिकेशन जाएंगे कौन सा स्कूल क्या करवाता है, या कुछ बंडल ऑफ सब्जेक्ट दिए जाएंगे कि हमारे स्कूल में यही सब्जेक्ट दिए जाते हैं, तो एडमिशन अगर लेना है तो आप इस स्कूल में लेना, नहीं तो आप इस स्कूल में जाए। तो ये सब चीजें हैं, हमने अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन बहुत सारी चीजों पे देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें अभी आएंगी, धीरे धीरे करके आएंगी, ठीक है। बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए। तो आईआईटीज में भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड, मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी चाहें तो कुछ साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट वो इसके अंदर पढ़ सकते हैं। आईआईटीज बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हर किसी का ड्रीम होता है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, राइट। तो सिर्फ साइंस वालों के लिए नहीं रह जाएगा अब आईआईटी, तो इसके अंदर और स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छी। अब जैसा हमें पता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल, तो इनके लिए एग्जाम होते हैं, राइट। तो अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो सबको पता है हमारा जेई मेंस होता है, जेई एडवांस होता है, राइट। तो जेई मेंस वैसे तो जितने भी हमारे पास एनआईटीज होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, उनके लिए होता है, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए। और जो मेरे पास नीट होता है मेडिकल के लिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए। अब हमारे पास क्या हो रहा है, एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाया गया है, तो उससे सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर ही नहीं, तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनके अंदर भी एडमिशन होगा। तो एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आ रहा है इस पॉलिसी के अंडर, ठीक है।
तो इसी के अकॉर्डिंग जितने भी कॉलेज हैं इंडिया के, तो इसमें रैंकिंग दी जाएगी, जितने भी स्टूडेंट है, ये मैंडेटरी नहीं है, जिसको देना है दे, जिसको नहीं देना है तो भी एडमिशन किसी ना किसी तरीके से होगा, वो आगे आएगा नोटिफिकेशन। बट अभी के लिए ऐसा बोला गया है कि पूरे इंडिया में, तो वन इंडिया वन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक ही सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा, और इसी एंट्रेंस के टेस्ट जो भी प्राइवेट में लेना चाहता है प्राइवेट में ले रैंक के अकॉर्डिंग, और जिसको गवर्नमेंट मिल रहा है गवर्नमेंट ले, तो एक ही टेस्ट होगा ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो इससे बच्चों को बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। कुछ बच्चे के आई का फॉर्म भरते हैं, कुछ बच्चे कॉमेट भरते हैं, कुछ बच्चे मणिपाल में भरते हैं, इतने सारे पैसे वेस्ट भी होते हैं बच्चों के, राइट। तो एक सिंगल फॉर्म होगा, जैसी रैंक आएगी उसी के अकॉर्डिंग वो टेस्ट देंगे। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर एक बार गलत हो गया तो दूसरी अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी बोला जा रहा है कि एक साल में 2 बार करवाने का ये प्लान होगा। ठीक है, वैसे इंजीनियरिंग का वैसे भी 2 बार ही होता है, तो 2 टाइम्स करवाने का ये प्लान है, मे बी मेडिकल का भी हो। ठीक है, तो एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, चाहे वो लॉ हो तो लॉ के लिए अलग एंट्रेंस होगा, इंजीनियरिंग के लिए अलग, इस तरीके से अब तक ऐसा ही प्लान है। ठीक है, फर्दर क्लैरिफिकेशन में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी के लिए अनाउंसमेंट है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। अब कुछ बच्चों ने ये बोला था कि सर हम 10th में, क्या हमारा बोर्ड खत्म हो रहा है? कुछ बच्चे बोल रहे सर मैं 12th में हूँ, क्या हमारा बोर्ड खत्म हो रहा है? तो एज ऑफ नाउ अभी किसी का भी कोई बोर्ड खत्म नहीं हो रहा है, और ऐसी कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है कि वो 10 से 12th में ऐसा कुछ बोर्ड हटा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी बोर्ड अभी तक नहीं हट रहा है और ना हटेगा जितना मुझे पता है। ठीक है, तो हाँ, लेकिन ये है कि चेंजेस जरूर कर रहे हैं। जैसे तुम्हें पता है कि हम यूजुअली लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है वही पढ़ो, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर तुमको कोई भी नॉलेज है, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर तुम अपनी बात को अच्छी तरीके से कन्वे कर पा रहे हो, डिलीवर कर पा रहे हो, तो जिसका मीनिंग सही जा रहा है, तो तुमको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब वही, जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आना स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से। ठीक है, तो अब डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा और साथ में ऑप्शनल पेपर भी होगा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि अब बस जैसे यूजुअली कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा कर करके याद कर करके अच्छे नंबर लाते हैं, तो अब उनके लिए ये डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं चलने वाली। अब आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा, समझने पे ध्यान रखना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल बेसिस जो प्रैक्टिकल अप्रोच जो होती है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और अब सिर्फ ऐसा नहीं रह गया कि अब लास्ट में ही आपको परफॉर्म करना है। अब थ्रू आउट द ईयर आपके बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। अब तो मैं ये भी सुन रहा हूँ कि अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो रिजल्ट आएगा तो उसमें सिर्फ टीचर का ही होगा। जैसे मैं 9th की बात करूँ, 11th की बात करूँ, इसमें तो चलो बोर्ड है, लेकिन ऐसे कुछ क्लासेस में क्या होगा, टीचर भी तुमको असाइन करेगा मार्क्स, तुम अपने भी अपने अपने लिए खुद भी देखोगे कि तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम्हें कितने मार्क्स आने चाहिए थे, और कुछ मार्किंग तुम्हारे फ्रेंड्स भी देंगे। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, कैसा नेचर है, कैसा बिहेवियर है, मतलब हर किसी का अलग अलग तरीके से ये सब किया जाएगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है अब यहाँ पे, सिर्फ मार्क्स से मतलब नहीं है। बाहर वाली फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी कोई मार्क्स से इतना मतलब नहीं रखता है। ठीक है, तो मार्क्स नहीं है बेशक, वैसे मैं कुछ स्टूडेंट भी हैं, तो कुछ कोई 90+ करके आते हैं, कुछ 60+ जैसे करके आते हैं, लेकिन उनको एक जैसा ही माना जाता है। तो वहां पे कोई ऐसा एक एक नंबर के लिए कंपटीशन नहीं है, 5 5 मार्क्स के लिए कंपटीशन नहीं है। तो अब मार्क्स के पीछे ना भाग के बेसिकली लर्निंग पर, प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो नॉलेज होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल लर्निंग पे इस बार ये ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत वेलकमिंग स्टेप है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, बच्चे मार्क्स ले लेके आ रहे हैं, लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके इतने अच्छे मार्क्स हैं, तब भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, आईटी सेक्टर, इतने सारे जो सेक्टर्स हैं हमारे, कॉर्पोरेट सेक्टर, उनको जॉब क्यों नहीं मिल पा रही जब उनके इतने अच्छे नंबर है? क्योंकि नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, वोकेशनल कोर्सेज इसके अंदर डाले जा रहे हैं। मतलब तुम्हें कोई सी भी चीज जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें पियानो में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, कोई सी भी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, वहां पे जाकर तुम इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप का मतलब वहां पे जाके तुम कुछ भी, कोई भी काम है वो सीखो। तो ऐसे कोर्सेज का भी इसके अंदर इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। बहुत सारे आएंगे, अभी इसके बारे में डिटेल आएगी। तो बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, कि बच्चे चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं, और वो नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस रखा जा रहा है। कोई स्ट्रिक्टली नहीं है कि आपका ये सब्जेक्ट है आप इसी पे ध्यान दो और आप कुछ कर नहीं सकते। अब ये चीज खत्म होने जा रही है। ठीक है, और सब जानते हैं कल हमारे पास अनाउंसमेंट हुई थी, राइट। तो सबने एक चीज सुनी होगी कि अब हमारे पास 10+2 का फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, राइट। तो पहले जो था हमारा, वो 10+2 का था, 10th के बाद +2 करते थे लोग, लेकिन अब ये पूरी तरीके से हट गया है।
ठीक है, आई गेस हमने सुन भी लिया होगा इसके बारे में। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है 5+3+3+4 का। वैसे ओवरऑल ये सेम है, ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट अलग तरीके से कर दिया गया है। 5 का मतलब क्या है, देखो सब लोग एलकेजी करते हैं, यूकेजी करते हैं, फिर नर्सरी करते हैं, राइट, और फिर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, राइट। तो इसको पूरा एक माना गया है 5 को। तो पहले के 3 साल एलकेजी यूकेजी नर्सरी और फिर फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, तो ये पूरा का पूरा एक फेज माना गया है, ये पूरा 5 माना गया है, ठीक है। 3 की अगर बात करते हैं तो मेरे पास फिर, अब देखो सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये मेरे पास अब एक सेकंड फेज माना गया है। तो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास एंड फिफ्थ क्लास ये पूरा एक माना गया है। इसका मतलब ऐसा देखो, अब ऐसा बोला जा रहा है कि अब एग्जाम, जैसे मान लो कोई थर्ड क्लास में आया, तो ऐसा नहीं कि थर्ड क्लास में कोई फाइनल एग्जाम होंगे या फोर्थ क्लास में कोई फाइनल एग्जाम होंगे। एग्जाम बोला जा रहा है कि आप सीधे फिफ्थ क्लास में होंगे, बाकी वही बीच बीच में कुछ कुछ एग्जाम चलते रहेंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग चलती रहेगी, ठीक है, थोड़े बहुत ये इस टाइप, मतलब बहुत सारी टाइप के अप्रोचेस होंगे। तो अब ऐसा सच कोई ऐसे जो एग्जाम का प्रेशर होता है छोटे बच्चों पे, अब वो थोड़ा कम दिया जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो मेन एग्जाम होंगे वो फिफ्थ क्लास में होंगे, ठीक है, इसी के अंदर एज यहाँ पे। और फिर मेरे पास क्या है, वही 6, 7, 8। तो ऐसा बोला जा रहा है अब 6, 7 में इतने ऐसे एग्जाम नहीं होंगे, मेन एग्जाम होंगे 8 क्लास के अंदर। अब तक जो नोटिफिकेशन है मे बी आगे और क्लैरिफाई हुई है। तो 6, 7, 8 को इन्होंने 3 माना गया है, और फिर वही हमारे पास 9, 10, 11, 12 को एक माना गया है। इसको हमने 4 का कॉन्सेप्ट दिया है, 9, 10, 11, 12। तो अब ये एक जैसे रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्योंकि 11 में तो चीजें चेंज हो जाती हैं, भाई 10 तक सबके लिए सेम, 11, 12 में तीनों का अलग। अब यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब मैंने बताया 10th के बाद तुम अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें केमिस्ट्री लेनी है, केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स लेनी है तो बिल्कुल लो। अगर तुम्हें पॉलिटिकल साइंस लेनी है फिजिक्स के साथ तो वो लो। तो ये चीजें अब यहाँ पे फ्लक्चुएशन है तुम्हें, तो तुम अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ले सकते हो और उसी के साथ तुम आगे जा सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सर तो क्या मेडिकल के अंदर, जैसे मान लो मैंने बायोलॉजी नहीं ली, मैंने फिजिक्स नहीं ली, मैंने सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए, तो क्या मैं मेडिकल में जा सकता हूँ? इसके लिए अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम्हें मेडिकल का आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो पहली बात तो अगर तुम सब्जेक्ट नहीं लोगे तो तुम वैसे भी क्लैरिफाई उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिनके पास होता है उन्हीं के लिए इतना टफ होता है। तो फिर अब ठीक है ना, आई गेस तो वो तो वैसे भी कोई एक डिसेंट अप्रोच नहीं है। तो अब यहाँ पे ये होगा मेरे जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर मेडिकल लेनी है तुम्हें या इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर तुम्हें सब्जेक्ट वही वाले लेने पड़ेंगे। जैसे इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम होता है, तो वो तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, बाकी एक्स्ट्रा तुम कुछ भी लो। अगर तुम्हें आगे मेडिकल में जाना है तो पीसीबी लेना ही पड़ेगा, बाकी तुम कुछ भी लो एक्स्ट्रा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है आर्ट्स कॉमर्स साइंस में। जो सब्जेक्ट तुम्हें लेना है यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें प्रोवाइड की जा रही है। तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। 10+2 हट चुका है, 5+3+3 4 आ चुका है, ठीक है। तो ये वैसे ठीक है, ये तो चलो बच्चों के लिए हो गया, तो अच्छी बात है। मेन तुम्हारा भी ये वाला है, ठीक है, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो अच्छी बात है कि एक कंपटीशन का जो माहौल आ गया था, बस कंपटीशन ही कंपटीशन है, ठीक है। और आगे जाके कुछ इतना स्कोप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उसी चीज के लिए कि अब बेसिकली टैलेंट जिसके पास है तो उसे निखारा जाएगा, उसे बाहर लाया जाएगा, और फिर आगे जाके वो परफॉर्म भी होगा, ठीक है ना। हर कोई अगर सेम चीज पढ़ेगा तो कैसे हो पाएगा। तो इसी को देखते हुए अलग अलग फील्ड में लोग ट्राई करेंगे तो ज्यादा चांसेस है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो ये हमारे पास हुआ। अब बात आती है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या सिलेबस हमारा फिर से बढ़ जाएगा, जैसे अभी तो हमारा सिलेबस 30% कम हुआ है। तो देखो अब ऐसी बात आ रही है कि हाँ, जो तुम्हारा करिकुलम है, जो तुम्हारा सिलेबस है, उसके अंदर रिडक्शन तो होगा। क्योंकि अब टाइम कम होता है, इतना सारा सिलेबस होता है, तो इतने सारे सिलेबस के साथ फिर हम एक्सपेरिमेंट भी कर लें। अभी इन्होंने बोला कि हम एक्सपेरिमेंटल पे ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे, ठीक है ना, और लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहेगा। तो इतने सारे सिलेबस के साथ हम इतनी सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो सिलेबस में रिडक्शन होना तय है, जो कि होगा भी। तो और सिर्फ कौन कौन से टॉपिक रखे जाएंगे जो कि कोर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, लाइट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कुछ जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है तो हम मेजर मेजर चीजों को ज्यादा फोकस रखेंगे। तो कोर टॉपिक्स, कोर इसेंशियल चीजों को सिलेबस बनाया जाएगा, मेन मेन चीजों को, ठीक है। और जो इसेंशियल नहीं है उनको हटाया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक अप्रोच वो वाली है कि थोड़ा सीखो लेकिन बहुत अच्छा सीखो। वो वाली अप्रोच नहीं है कि बहुत सारा सीख लो लेकिन तुम्हें आता कुछ भी नहीं है। तो वो चीज अब हटाई जाएगी। तो कोर टॉपिक अगर तुम्हें बहुत अच्छे से आता है तो उसी के साथ तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिखाई जाएगी। जैसे हम इमेज बनाना सीखते हैं तो तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि कहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, कहाँ पे उसकी इमेज बनी, ठीक है, लेंस के साथ लैब में। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, एक्सपेरियंशियल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये लर्निंग अपने आप में एक अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। अब
कुछ लोग कहते हैं सर क्लास में नींद आती है, क्लास में जैसे बच्चों के साथ होता है कि स्कूल में वो कुछ सीख नहीं पाते इतना, क्योंकि कुछ टीचर्स का भी होता है। तो टीचर्स के ऊपर भी बहुत सारी चीजें ली गई हैं। अब कोई भी टीचर की अगर हायरिंग होगी तुम्हारे स्कूल में, तो वो रैंडमली ऐसे नहीं होगी, पूरा डेमो देख के, पूरी चीजों को देखते हुए कि टीचर इंटरेक्टिव हो, टीचर बच्चों को बोर ना करे, तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर टीचर अच्छे आएंगे तो ऑफकोर्स तुम्हारी क्लासेस भी इंटरेक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, इंटरेक्टिव जैसे कि, जैसे मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी क्लास बोर ना हो, तो मोस्ट प्रोबेबली अब तुम्हें टीचर मेरे से भी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि अब टीचर जितने भी आएंगे, उम्मीद ही है हमको, क्योंकि अभी तो प्रपोजल है, तो टीचर को अपने आप पे भी वर्क करना पड़ेगा कि क्लास किसी भी तरीके से बोरिंग ना हो, और एक कोई कैसा भी बच्चा हो, वीकर बच्चा भी हो, उसको भी बहुत सारी चीजें समझ में आए, इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेक्टिव क्लासेस की जाएगी, और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग पे भी फोकस रहेगा कि मान लो तुमने कोई टॉपिक सीख लिया लेकिन तुम उससे कुछ थिंक नहीं कर पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे उसके आसपास, तुमने बस जितना सीखा उतना तुम्हें आता है, तो फिर से वो रट्टा ही बन गया। तो उसके आसपास की चीजें तुम सोच पाओ, कोई नई डिस्कवरी कर पाओ, तो इस चीज पे ध्यान रखा जाएगा। तो जो ये नया आया है इसके अकॉर्डिंग यही चीजें बताई जा रही हैं। तो रिडक्शन इन सिलेबस होगा, तो कम सीखेंगे लेकिन अच्छा सीखेंगे, ये अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने अभी ये टीचर की बात करी है, तो टीचिंग के लिए भी जो लोग टीचर बनते हैं, जैसे अब इंटरेक्टिव क्लासेस तभी हो पाएंगे जब टीचर अच्छे होंगे, तो इसीलिए अब चीजें बहुत सारी कंपलसरी कर दी गई हैं। अब टीचर का रिक्रूटमेंट चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट, अब इनका इतना ईजी नहीं होगा। ठीक है, उनके लिए बीएड कंपलसरी होगी, बहुत सारे टेस्ट लगा दिए गए हैं इसके अंदर, पूरा ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए 50 आवर्स की। ठीक है, बहुत सारे टाइम वो अपना दे चुके हो, अपनी रिसर्च कर चुके हो कुछ ना कुछ। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम जैसे टेट होता है, आगे जाके तुम ये चीज देखोगे, एनटीए भी एक टेस्ट करवाएगा टीचिंग के लिए। ठीक है, उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो बीएड नहीं तो फिर इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल का, उसके बाद फिर टीचर्स बीएड करते हैं 2 साल का। तो अगर उनके पास 2 साल का बीएड नहीं है तो एक इंटीग्रेटेड नया कोर्स लाया जा रहा है, जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ करवा दी जाएगी, वो 4 साल का होगा। ठीक है, तो जिनको टीचर बनना है उनके लिए बेस्ट होता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो 5 साल की बजाय 4 साल का हो जाता है, इसे इंटीग्रेटेड बीएड बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टेस्ट कर दिए गए हैं, डेमोन्स्ट्रेशन राउंड कर दिया गया है कि अगर तुम उनको इंप्रेस कर पाए तभी तुम्हारी हायरिंग हो पाएगी। तो इसका मतलब टीचिंग के लिए एक देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं और जो टीचर अब तुम्हारे पढ़ाने वाले आएंगे, तो वो काफी प्रोफेशनल वे में तुम्हें पढ़ाएंगे, काफी अच्छी अप्रोच उनकी होगी। ऐसी रैंडमली कोई भी तुम्हें एज अ टीचर नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में, तो टीचिंग के मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए काफी सारे टेस्ट रखे गए हैं, काफी सारे डेमो टेस्ट हैं, काफी सारे रिटन टेस्ट हैं। तो अब टीचर का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी रैंडमली टीचर नहीं बनेगा। तो ये तो चलो टीचर की बात हुई। अब कुछ और भी बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, जैसे कि अब ना एक इंस्टीट्यूट का शायद तुमने नाम सुना होगा, एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ये एनआईओएस क्या कर रहा है, तो ये एनआईओएस एक्चुअली में ओपन स्कूलिंग करवाता है, जिनको जो सीबीएसई से नहीं करते, जो रेगुलर नहीं करते, घर बैठे बैठे डिस्टेंस लर्निंग, उनके पास प्रोस्पेक्टस पहुंच जाता है, मॉड्यूल पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो अपने आप घर से ही बैठ के करते हैं तैयारी। तो ये एनआईओएस को अब बोला जाएगा कि अब तुम बहुत सारे कोर्सेज करवाओ, बहुत सारे, और इसको पूरा इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट का मतलब देखा जाए तो अब अगर इतने बच्चे हैं तो अब थोड़ा सा बच्चों का लेवल, बहुत सारे जितने भी बच्चे हैं जो बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी रीजन से, तो उनके लिए भी ओपनिंग स्कूलिंग की फैसिलिटी दी जाए। ओपनिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत गंदी बात होती है, जो लोग किसी रीजन से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब एक्सपेंड करवाया जा रहा है। और नए नए कोर्स लाने के लिए बोला जा रहा है कि नए नए वोकेशनल कोर्स लेकर आओ, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, कोई मैंने बताया ना, बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट होता है अलग टाइप का, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में, तो नए नए वोकेशनल कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, जो कि एनआईओएस पूरा गवर्नमेंट बॉडी है एक अपने आप में। ठीक है, तो ये एक ओपनिंग स्कूलिंग है, और ये अपने आप में बहुत ही अच्छी चीजें करे। तो एनआईओएस अपने आप में अच्छा काम करने वाला आने वाले टाइम में। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास जितने भी ये स्कूल के सारे पेपर कुछ स्कूल वाले बनाते हैं, राइट, कुछ सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बोर्ड के। तो अब एक नई संस्था बनाई जा रही है, नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, जिसका नाम है परख। तो उनको परखने का काम करेगा। तो इस परखने की भी अपने आप में एक वो है, मतलब फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या है, परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हमारे पास असेसमेंट, आर का मतलब रिव्यू, और ए का मतलब एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये परख एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है। तो इसका मतलब है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक परफॉर्मेंस। तो ये परख है जो कि तुम्हारे स्कूल के एग्जाम सेट करेगी। ठीक है, क्योंकि सबका ऐसा बोला जा रहा है कि सबका एग्जाम एक जैसा ही होगा सभी स्कूलों का। सभी स्कूल अब कोई जैसे पूरी बॉडी बनाई जा रही है, कोई भी स्कूल अब रैंडमली कोई फीस नहीं ले पाएगा, सबकी फीस एक जैसी होगी। जितने भी कॉलेजेस हैं कोई भी रैंडम फीस नहीं लेगा, सबकी फीस एकदम फिक्स की जाएगी।
इस लॉ के अकॉर्डिंग जो नया आने वाला है, तो हर प्राइवेट की फीस तय की जाएगी, गवर्नमेंट की फीस तय की जाएगी, कोई भी रैंडम फीस नहीं लेगा, किसी स्कूल की कुछ होती है, किसी स्कूल की कुछ होती है, तो ऐसी चीजें अब थोड़ी कम करने के चांस हैं। तो ये परख एक नई बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है, जो कि तुम्हारे एग्जाम सेट करेगी, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम सेट करेगी, ठीक है। और वो एग्जाम बेसिकली नॉर्मल तो होंगे नहीं जैसे होते हैं, उसमें रट्टा भी होता है, राइट। तो बेसिकली क्या देखा जाएगा, अब वो किस टाइप के पेपर केस करवाए जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल और नॉलेज बेस्ड एंड नॉलेज बेस्ड। तो ये परख एक चीज बनाई जाएगी, ठीक है। तो जिससे कि ये बेसिकली पेपर करवाएंगे। तो ये तो चलो कुछ स्कूल के बारे में। अब आ जाते हैं कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो देखो भाई, 12th के बाद तुम निकलोगे, तो अब ना कॉलेज में जो ग्रेजुएशन है, एक्चुअली जब 2013 था, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी, तो एक नया कोर्स आया था FYUP। तो ये FYUP में क्या लाया गया था, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, राइट, BSc हो BA हो, तो उस टाइम पे 4 साल का ही आया था। इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ लोग छोड़ देते हैं किसी रीजन से, तो अगर तुम किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो, तो और मान लो किस 1 साल बाद तुम्हें छोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो छोड़ने की जब जरूरत पड़ती है, तो फर्स्ट वाले को क्या क्या तुम्हें दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट, अगर तुमने ईयर कंप्लीट कर लिया और उसके बाद तुम कहीं और चले जाते हो, मान लो नहीं कंटिन्यू कर पाते, तो यूनिवर्सिटी से तुम्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसका फायदा हो जाएगा, 1 साल तुम कर पाओगे। मान लो किसी रीजन से अगर अब तुम 2 साल कर पाए, तीसरा साल नहीं कर पाए, तो फिर तुम्हें डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। इसका मतलब ये भी फायदा है, क्योंकि पहले क्या होता था, 1 साल करा तुमने, 2 साल करा, किसी रीजन छूट गया, तो वो छूट गया। अब तुम वो किसी काम का नहीं रहा, वो कोई डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब तीसरा साल करोगे, अब मान लो 3 साल बाद तुम्हें कहीं पे जॉब करनी है, तुम्हें बस ग्रेजुएशन चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कहती हैं कि यू शुड बी ग्रेजुएटेड, तो तुम ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो तुम अगर 3 साल पूरे करते हो, तो तुम्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, पूरी। लेकिन अगर तुम फोर्थ ईयर भी कंटिन्यू करते हो, तो फोर्थ ईयर भी अगर तुम कंटिन्यू करते हो, तो तुम्हें डिग्री मिल जाएगी ग्रेजुएशन विद रिसर्च। तो अगर आगे तुम रिसर्च में जाना चाहते हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे जाके तुम्हें इस चीज में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो अब ये बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया है, तुम किसी भी कोर्स में एडमिशन लोगे, तो उसका मतलब 1 साल करते हो तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल कंटिन्यू करते हो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन। और अब ऐसा ही नहीं है, मान लो तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया, अब तुम 3-4 साल बाद वापस आना चाहते हो, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था, कुछ भी था, चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, कुछ भी हो गया था, वापस आना चाहते हो, तो उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग तुम दोबारा एडमिशन ले सकते हो, और अब फिर तुम सेकंड ईयर में दोबारा आ जाओगे, तो फिर से डिप्लोमा हो जाएगा, फिर दोबारा ग्रेजुएशन। तो बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट सारे डिजी लॉक में रहेंगे। तो अब ये क्रेडिट सिस्टम है, हर सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट होते हैं, राइट। तो ये फायदेमंद है, इस क्रेडिट की हेल्प से ही वो जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम किसी भी यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफर हो सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मान लो फैमिली कहीं और शिफ्ट हो रही है, तुम भी कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, तो तुम अपने अकॉर्डिंग कॉलेज भी चेंज कर पाओगे, जो कि अब ऐसा नहीं होता है। राइट नाउ अगर हम देखें, तो बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किल होता है ऐसा चेंज करना। लेकिन अब क्रेडिट सिस्टम होने जा रहा है, तो तुम अपना कॉलेज भी चेंज कर पाओगे। और अब तुम्हें ये भी सुनो, जैसे नीट है, जैसे बीटेक में अगर कोई बच्चा करता है, मान लो तो कोई कोर्स कर रहा है, तो वो चाहे, जैसे कुछ पॉलिटेक्निक भी करते हैं, तो वो बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, एंट्रेंस निकाल के। इसी तरीके से अब नीट में भी ऐसा होने जा रहा है, मान लो कुछ बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, तो एमबीबीएस के सेकंड ईयर में वो चाहे तो वो एडमिशन ले सकते हैं। अब मतलब एक तरह से लेटरल एंट्री हो गई है। तो ये देखा जाए तो अपने आप में ये जो चीजें हैं, जो पहले मना कर दिया था गवर्नमेंट ने, अब वही गवर्नमेंट वापस भी लेकर आ रही है, ठीक है। तो ये मेजर रिफॉर्म माना जा रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बच्चों के लिए, ठीक है। तो रिसर्च बेस्ड हो जाएगा चीजें, रिसर्च निकल के आएंगी रियल रियल, ठीक है। तो ये क्रेडिट, इसे बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इस क्रेडिट की हेल्प से तुम कोई सा भी अपना कॉलेज चेंज कर पाओगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कोर्स ले पाओगे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, ये हायर एजुकेशन के लिए है, ठीक है। स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो जिस तरीके से तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी, उस अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप की अप्रोच भी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। जितना मुझे लग रहा है कि फीस की भी थोड़ी बहुत यहाँ पे बढ़ोतरी होने वाली है, क्यों, क्योंकि जीडीपी का काफी ज्यादा हिस्सा अब एजुकेशन इंडस्ट्री पे आने वाला है, जो कि अब तक 1 पॉइंट समथिंग था, अब वो बेसिकली 6% तक आने वाला है। तो अगर 6% आने वाला है, तो इसका मतलब फी के अंदर भी कुछ चीजें बढ़ सकती हैं, फी की वृद्धि हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% भागीदारी अगर एजुकेशन से रहेगी, तो कुछ ना कुछ तो होगा फीस को लेकर भी, ठीक है। हाँ, एक सबके लिए एक जैसी होगी वो अलग बात है। तो यही सारी बहुत सारी बातें, और भी बहुत सारे डिसीजन आए हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे डिसीजन है जो तुमको पता होने चाहिए थे, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम भी रहेंगे आगे, टेक्निकल एजुकेशन भी रहेगा अच्छा खासा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हम ज्यादा रखेंगे, रट्टाफिकेशन वाला पोर्शन कम करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, एनर्जेटिक लर्निंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, जो कि अब आने वाले टाइम में तुम्हारे यूज होने वाले हैं, ठीक है।
बाकी जो भी डाउट है वो तुम यहाँ पे जो यूट्यूब की चैट है उसमें लिख के दे सकते हो, और नहीं मैं बता दूंगा, और नहीं तो फिर आगे व्हाट्सएप पे भी तुम मेरे से पूछ सकते हो। तो ये कुछ मोटे मोटे तौर पे कुछ बातें थी जो कि इस बिल के अंदर लाई गई हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन उससे अभी तुम्हें मतलब नहीं है। जैसे कुछ 5वीं तक के बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, तो वो और सब बातें हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मेन चीजें ये है, ठीक है। तो अच्छी बात है, ये अपने आप में लोड कम करेंगी, ठीक है। तो भाई ठीक है, इसके लिए इतना ही था। बाकी जो भी कोई डाउट हो मेरे से व्हाट्सएप पूछ सकते हो। आई होप इसलिए तुम्हारी समझने में पता लग गया होगा कि ये जो बिल आया है, ये जो नई पॉलिसी आई है, क्या क्या चीजें इसके अंदर चेंज होने वाली हैं, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो करते हैं। बाकी मेन तो मोटिव यही है, कीप लर्निंग, ठीक है। तो लर्न तो हमें करना ही है। चलो, बाय बाय, टेक केयर।